तो बेटा यहाँ पर मैं एक तो फॉर्मूला ये रहेगा और मैं एक नोट लिखता हूँ, उस नोट को बेटा ध्यान रखेंगे। एक नंबर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है और मैं क्वेश्चन की भी बात करूंगा। पहले नोट लिखेंगे और तब बेटा बात करेंगे आगे। नोट बेटा ये है, द apparent depth depends upon the normal view and refractive index but independent of the position of an observer. That is the distance normally. कहां से देख रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, बस नॉर्मली देखना है। जैसे वाले क्वेश्चन आया बेटा, when an object in water at a depth (12 centimeter) and the distance of point of observation is 10 centimeter from the interface, find the apparent depth and what would be the change in apparent depth when it is observed from 20 सेंटीमीटर। तो बेटा पानी में देख रहा है तो जब सॉल्यूशन लेंगे हम तो पानी का मतलब न्यू होता है बेटा 4/3। रियल डेप्थ कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर। मुझे अपरेंट डेप्थ निकालनी है, म्यू इक्वल्स टू डी बाई डी डैश, 4/3 इक्वल्स टू बेटा 12 बाई डी डैश, 4 3 जा 12, डी डैश इज द 9 सेंटीमीटर। ये तो अपरेंट डेप्थ होगी। When position of observer change 10 centimeter to 20 centimeter, then apparent depth remains the same because it is independent of distance of observation।
बेटा 2 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला था कि d ओवर d डैश इक्वल्स टू म्यू होता है। अब जैसे मैं आपको यहां से देख रहा हूं इतनी दूर खड़ा हुआ, अब मैं 10 सेंटीमीटर पीछे चला गया, तो मुझे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस डेप्थ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो किसी कैलकुलेशन में नहीं है। केवल ऑब्जेक्ट की वाटर में या किसी मीडियम में कितनी डेप्थ थी, आप उसे कितनी ऑब्जर्व कर रहे हो, केवल इस फंक्शन पे डिपेंड करता है, अदरवाइज और कोई फंक्शन इसमें डिपेंड नहीं करता। अब ये तो बेटा 1 या 2 नंबर क्वेश्चन। आप 3 नंबर में एक बड़ा अच्छा सा सवाल आता है कि ये तो चलो एक मीडियम था, एक के अलावा यदि 2, 3, 4, 10 मीडियम हो तो, जैसे मैंने एक, जैसे फिश टैंक होते हैं, कैसे फिश टैंक लिया, नीचे एक बड़ी सी थिक सी ग्लास की स्लैब डाल दी, उसके ऊपर मैंने वाटर डाल दिया, वाटर के ऊपर मैंने स्प्रिट डाल दिया, तो अब सबकी डेंसिटी अलग अलग है, ग्लास की डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी अलग है, स्प्रिट की डेंसिटी अलग है, और मैंने एक पॉइंट रख दिया नीचे। अब मैं ऊपर से ऑब्जर्व करूं तो अब उसकी एपरेंट डेप्थ क्या होगी, कैसे निकालेंगे एपरेंट डेप्थ, क्या प्रोसेस होता है, तो उसे बेटा टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। एक मीडियम में कितनी नजर आ रही थी, दूसरे मीडियम में कितनी नजर आ रही थी, तीसरे मीडियम में कितनी नजर आ रही थी, तो वो एपरेंट डेप्थ के केसेस हैं, उन्हें सबको बेटा हम कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में भी भेजा था, तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर आपको थोड़ी बात समझ आएगी। और यदि क्वेश्चन वैसे तो याद है मुझे, और ये बेटा चाहो मेरा भी मिटाना मत। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन बेटा। यस यस। अब सुनो जरा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ढूंढने से नहीं मिलेगा बेटा, बड़ा सुंदर सवाल है और समझ आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट कि भाई क्या हो रहा था, क्या करना था। मैं जरा पानी है तीव्र ठंडा बढ़िया है, बढ़िया। चाय की जगह छोड़ना, चाय भी डालना। अरे बस अभी तो बेटा तरफ हो गए भाई। सुनो बेटा, क्वेश्चन क्या है, इन गिवन फिगर एन ऑब्जेक्ट O having different positions in 3 mediums of each of height h/3 and refractive indexes μ1, μ2 and μ3. Find the apparent depth. और बेटा एक मीडियम ये, एक मीडियम ये, एक मीडियम ये, और एक बेटा ये, इसकी हाइट यहां से बेटा h/3 थी, इसकी हाइट बेटा h/3 थी,
इसकी हाइट भी बेटा h/3 है। यहां पर बेटा एक ऑब्जेक्ट है ओ पोजीशन पर, और इसकी जो बेटा पोजीशंस हैं जो हमें नजर आएंगी अपरेंट डेप्थ पर, वो क्या है, क्या वैल्यूज हैं बेटा, उन्हें देखो। पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा नीचे क्या है, μ1, ये बेटा μ2, ये बेटा μ3। इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां बनी, ये हो गया बेटा O1, फिर जो बेटा h/3 इसकी पोजीशन कहां बनी बेटा, ये बेटा O2, और इसकी पोजीशन कहां बनेगी बेटा O3। जब ये ऑब्जेक्ट था इसकी अपरेंट डेप्थ ये, फिर ये जो बनेगा इसकी अपरेंट डेप्थ ये, और इसकी अपरेंट डेप्थ ये। तो ये बेटा μ1, μ2 और μ3 इनके क्या थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अब बेटा यहां पर आप कंडीशन लगाओ, म्यू किसके बराबर होता है बेटा, म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अब बेटा रे चलती कहां से है, मैंने कहा था जहां पहुंचेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो। अब यहां तो मुझे यही नहीं पता कि μ1 बड़ा है कि μ2 बड़ा है, तो मैं क्या कंडीशन कंसीडर करूं। तो यहां पर बेटा मैं रिलेटिव लूंगा, 1 से कहा गई 2 पर, तो क्या वैल्यू आएगी बेटा μ1 अपॉन μ2। रियल डेप्थ क्या थी बेटा h/3, और अपरेंट डेप्थ क्या है बेटा O1, क्या है O1। तो O1 इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, O1 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 h/3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये ऑब्जेक्ट यहां था, ये अपरेंट डेप्थ है, यदि अपरेंट डेप्थ निकालनी है तो फॉर्मूला बेटा ये रहा, क्योंकि आपने देखा था ये डेंसर से रेयर मीडियम में रे जा रही थी, और यदि रेयर से डेंसर में जाती है तो जहां रे पहुंचती है वो ऊपर लेते हैं। अब ये जो रियल डेप्थ बनी, इसके लिए ये रियल डेप्थ क्या होगी, यहां ये अपरेंट थी O डैश, यहां तक ये अपरेंट डेप्थ है। अब मुझे यहां से देखना है, तो इसमें क्या प्लस कर दूं बेटा h/3। अभी तो पानी पिया बेटा, 5 मिनट बाद तो गरम हो, हैं तो गरम हो गया ऐसे। तो इतनी जल्दी क्या थी। तो अब बेटा जो नई रियल डेप्थ होगी, तो पहले तो कहां से कहां गया, ये 2 से गया 3 में, तो μ2 अपॉन μ3। रियल डेप्थ क्या होगी बेटा h/3 प्लस O1, और अपॉन अपरेंट डेप्थ कितनी बेटा O2। अंजलि यस सर। बेटा यहां पर ये अपरेंट थी, देख यहां से रहा, तो जो ये वाली अपरेंट डेप्थ थी उसमें और कितनी हाइट और बढ़ा दी मैंने h/3, तो h/3 प्लस O1, और अब निकालनी क्या है मुझे बेटा O2। तो O2 इक्वल सर हाँ U2 से U3 गई है बेटा, जब U2 से U3 गई है तो ऊपर क्या आएगा? बेटा मैंने कहा यदि डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो जहां पहुंच रही है वही लेंगे, क्योंकि अपरेंट डेप्थ में आपने देखा था जब मैंने फॉर्मूला लिया था, एक्चुअल में म्यू जो होता है A म्यू M होता है, और हम जा रहे थे डेंसर से रेयर, तो मैंने लिया था M म्यू A।
और वो लिया था बेटा साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे एम से म्यू में जाना है, पर बेटा जब मैं इसे इंटरचेंज किया था, जब इसे म्यू लिया तो ये 1 हो गया 1 अपॉन म्यू, तो क्या था बेटा साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पर क्योंकि म्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, डेंसर से ऑब्जर्वेशन होता है, तो इसलिए जहां से गई यहाँ 1 से 2 पर गई तो मैंने 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 3 गई तो 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 1 में जाएगी तो मैं लूंगा 3 डिवाइडेड बाई 1। अंजलि यस सर, अब ठीक है, आगे समझ आओ। अब बेटा इसे थोड़ा सॉल्व करो। तो बेटा O2 μ2 और ये होगा बेटा H/3 प्लस O1, इसकी वैल्यू डाल दो बेटा O1 की है। O2 इक्वल्स टू μ3 अपॉन μ2 और H/3 प्लस μ3 अपॉन μ2 और बेटा O1। अब O1 की वैल्यू डाल दो। O2 इक्वल्स टू μ3 अपॉन μ2 H/3 μ3 अपॉन μ2 और O1 क्या था बेटा μ2 अपॉन μ1 H/3, ये इससे कैंसिल। तो O2 इक्वल्स टू H/3 तो बेटा बाहर इट्स μ3 बाई μ2, ये बेटा μ3 बाई μ1, ये आ गया मेरी सेकंड पोजीशन। देखो कोई डाउट हो तो बेटा बिटवा नहीं है तो बेटा आगे चलो। अब निकालना O3 में तुम्हें एयर में आ गया और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा 1। जब मैं एयर में आ गया तो अब बेटा यदि मैं सेकंड केस लेता हूं तो एयर का हो गया 1 अपॉन और ये कितना था बेटा μ3। O3 यदि मुझे निकालना है तो O3 की सिचुएशन क्या है, कहां से गए μ3 से μ1 हो गया 1 और ये होगा रियल डेप्थ बेटा H/3 प्लस O2 एंड डिवाइडेड बाई कितना बेटा O3। तो O3 इक्वल्स टू 1 बाई μ3 और बेटा H/3 प्लस O2। तो O3 इक्वल्स टू बेटा 1 बाई μ3 H/3 प्लस O2 बेटा ये ना H/3 और इट्स बेटा μ3 बाई μ2 और μ3 बाई μ1। H/3 बेटा बाहर लो, इसे अंदर मल्टीप्लाई करो 1 बाई μ3 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई μ2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई μ1। ये बेटा क्या है मेरी अपरेंट डेप्थ। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, नहीं समझ आया है दोबारा से बात करता हूं बेटा सुन। क्या था मेरे पास, ये मीडियम था 1 2 3, यहां ऑब्जेक्ट रखा था, मुझे यहां से नजर आएगा तो डेप्थ तो यही होती है ना अपरेंट डेप्थ, ये अपरेंट डेप्थ होती है, ये होगी O2 O1। तो इस वैल्यू को निकाला म्यू जहां से चला जहां μ1 बाई μ2 दिस O1 आ गया बेटा ये। अब ये और H/3 ये पूरी डेप्थ होगी रियल, ये रियल डेप्थ, इमेजिनरी बेटा ये होगी। फिर बेटा सॉल्व कर दिया, ये O2 आ गया। O2 के लिए अब पूरा H/3, ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो μ3 बाई 1 और बेटा H/3 प्लस O2 और O3 बेटा ये कैलकुलेट कर दिया।
कितनी बार क्वेश्चन आया है। आप बेटा ढूंढेंगे, केवल एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर यदि आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो उसके अंदर भी क्वेश्चन अवेलेबल है। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और एक बार करके देखेंगे। नहीं, कोई भी बात नहीं समझ आती है अभी भी पूछो, बाद में यदि नहीं समझ आई बाद में पूछो। केवल 10th लेवल की तरह केवल कॉन्सेप्ट पढ़कर बेटा इसका कुछ नहीं होना। आपको कंपटीशन में बैठना है, आपको बोर्ड में भी जाना है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब मुझे नंबर ऑफ मीडियम दे रखे होते हैं तो उनमें अपरेंट कैसे निकालते हैं उसका प्रोसेस बेटा ये है। 1 मिनट देख लो, फिर भी कोई डाउट है तो मैं बात करता हूं बेटा। गरिमा? यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर, आगे समझ। मैंने पीडीएफ में भेजा हुआ है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। जिनकी पीडीएफ नहीं है बेटा मैंने भेज दी है, और बाकी जिन्हें ग्रुप में ऐड किया वो तो अवेलेबल है। तो एक बार बेटा आप देख लो और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अपरेंट डेप्थ के 2 क्वेश्चन थे, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मुझे तो मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने कहा था पूरी फिजिक्स ये कहती है कि यदि तुझे कॉन्सेप्ट आता है, उन्हें इंप्लीमेंटेशन की प्रैक्टिस कर, सब कुछ ठीक होगा। तो बेटा अब इसके बाद मेरी दूसरी फिनोमिनन है, उसे मैं कहता हूं बेटा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं हम इमेजिन नहीं कर सकते कि TIR जरा सी सिचुएशन है और उसकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा हो सकती है। TIR दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबके दिमाग की बेटा अपनी उपज है। एक साइंटिस्ट था, उसने सोचा कि क्या रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा मिरर की जरूरी है? क्या यह किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से नहीं हो सकता? अब उस पागलपन में वो लगा रहा। जब वो लगा रहा तो उसे एक कंडीशन दिखी जिसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम होने के बावजूद भी जो रे इंसिडेंट की थी वो टोटली रिफ्लेक्ट हो गई। और टोटल रिफ्लेक्शन है तो उसी को तो मैं TIR कहता हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो it is a phenomenon in which refraction change into reflection and all the incident ray reflect back under the 2 given conditions. And the first condition is the ray of light should be incident from denser to rarer medium. And second one is the angle of incidence must be greater than critical angle. अब what is the critical angle? Critical angle is the angle of incidence at which ray of light becomes parallel to the interface. What is the interface? Interface is a medium which separates 2 medium. जो 2 मीडियम को सेपरेट कर देता है उस सरफेस को मैं क्या कहता हूं? इंटरफेस कहता हूं। तो बेटा TIR पर बेस्ड ही मैंने पिछली क्लास में बात की थी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड बहुत सारी फिनोमिनन होती हैं। आज के टाइम में जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी ऑप्टिकल फाइबर्स की मैं बात करता हूं, ऑप्टिकल फाइबर एक TIR की एप्लीकेशन होता है। एंडोस्कोपी जो कि मेडिकल साइंस में यूज होती है वो TIR की एप्लीकेशन होती है। एक किरचॉफ्स ने एक लॉ दिया था जिसे हम परफेक्ट बैक बॉडी भी कहते हैं, वो TIR की एक सिचुएशन होती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़ी सारी इसकी कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन भी हमें समझ आते हैं, जैसे आपने देखा होगा मिराज, लूमिंग, डायमंड का चमकना, जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड होता है वो भी एक TIR की सिचुएशन होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस पर से हमेशा 1 या 2 नंबर का बेटा एक टॉपिक हमेशा अवेलेबल होता है। कोई न्यूमेरिकल हो,
जो टॉपिक इस पर अवेलेबल है। तो देखो बेटा कंडीशन क्या है, मेरे पास नया टॉपिक है मेरा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा? अ फिनोमेनन in which refraction change into reflection under two given conditions. First बेटा, the ray of light should be incident denser medium to rarer medium. पहली कंडीशन है बेटा कि जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करनी चाहिए। दूसरी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which refracted ray becomes parallel to the interface. और इंटरफेस क्या है बेटा? The surface which divides the two medium एक सरफेस बेटा जो दो मीडियम को क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है, उसे क्या कहता हूं मैं? इंटरफेस। अब कैसे बेटा? मेरे पास एक मीडियम था, ये था बेटा डेंसर, ये है बेटा रेयरर। तो पहली कंडीशन है कि यदि आपको TIR चाहिए तो बेटा रे डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करनी चाहिए। लो, यहां से बेटा एक रे ली और मैंने ऐसे इंसिडेंट कर दी। मेरे पास स्केल भी है और मैं स्केल इसलिए यूज कर रहा हूं आप जिससे थोड़ा शर्मा जाए कि टीचर एक छोटी सी रे के लिए भी क्या कर रहा था? स्केल यूज कर रहा था। और आप नोटबुक में ऐसे ही लिख दो तो फिर बेटा मैंने पहले ही कहा था कि ऑप्टिक्स में यदि आप स्केल प्रॉपर लाइन सीधी नहीं है तो बेटा फिर आपको कुछ नहीं मिलना। ये नॉर्मल रे यहां से इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल, तो किधर बेंड होगी बेटा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसे बेंड होगी। अब यदि मैं और एंगल चेंज कर दूं फिर मैं बेटा एक नॉर्मल लूं,
बेटा अब इसके पैरेलल हो जाए, ये इंटरफेस है, इसे कहता हूं बेटा इंटरफेस। तो ये इंटरफेस के पैरेलल होगी ये एंगल 90 डिग्री, और तब इस एंगल को कहते हैं सी, दैट इज द क्रिटिकल एंगल। सी को क्या कहेंगे यहाँ, क्रिटिकल एंगल। और इसके बाद जितनी भी रे होंगी वो अब बाहर नहीं निकलेंगी, अब क्या होंगी बेटा, वो इंटरनली क्या होंगी बेटा, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। देखो कैसे, इसके बाद जितनी भी रे आएंगी, यहां लेता हूं, एक रे आई, ये क्या है बेटा, नॉर्मल, और जिस एंगल पर ये बेटा इंसिडेंट हुई उसी पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। ये बेटा ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और दोनों बिल्कुल सेम। तो ये सिचुएशन केवल तभी बनी बेटा जब मैं रे को डेंसर से रेयर मीडियम में लेके जाता हूं, और एंगल क्रिटिकल से जैसे ही ज्यादा होगा तो ये क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन हो रहा था पहले, अब रिफ्लेक्शन हो गया। यहां पर यदि मैं इंसिडेंट एंगल की बात करूं, I इक्वल्स टू एंगल C, दिस इज I, रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, मीडियम से रेयर में जा रहा है, तो m म्यू a इक्वल्स टू 1 अपॉन a म्यू m, दैट इज 1 अपॉन म्यू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर के रेस्पेक्ट होता है, स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम। तो बेटा जी अब बाय स्नेल्स लॉ क्या होगा बेटा, m म्यू a इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन r, बट m म्यू a इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, साइन I is c, साइन r is 90, तो 1 अपॉन म्यू इक्वल्स टू साइन c अपॉन 1, तो म्यू इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन साइन c। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक नया फॉर्मूला बेटा जनरेट हो गया, और यहां पर यदि क्रिटिकल एंगल निकालता हूं मैं, C इक्वल्स टू बेटा साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू, इसे कहते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल। और आप पीडीएफ में देखेंगे क्रिटिकल एंगल किसी का भी निकालने के लिए आता है, बस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना है। ग्लास का निकालो तो साइन इनवर्स ऑफ 2/3, वाटर का निकालो साइन इनवर्स ऑफ 3/4, और मैंने ये निकाल के दिए हुए आपको बेटा। ये DIR कंडीशन है, इसकी जो अगली क्लास है सैटरडे की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बेस कितनी पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चन मैं करा सकता हूं वो बेटा साहब, क्योंकि 2 नंबर का गारंटेड एक क्वेश्चन बेटा इसमें से पक्का आता है। आज तक 22 साल हो गए पढ़ाते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि DIR पर बेस 2 नंबर का कोई क्वेश्चन ना आया हो। तो बेटा आप यहां तक करें, और मैंने अभी असाइनमेंट इसलिए नहीं सेंड किया था क्योंकि अभी करने के लिए 2 क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे थे। तो अब क्या है कि DIR जब हो जाएगा उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, और तब आपको असाइनमेंट बेटा मिलेगा। और बस 1 मिनट भी नहीं है बेटा, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है। और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा।